हेलो एवरीवन, आई एम सोनिया फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। और आज का वीडियो पीटी के इस टॉपिक पे है जिसका अक्सर बच्चों को बड़े डाउट रहते हैं। टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीटी एज अ टोटल एग्जाम। पीटी में कितने मॉड्यूल्स हैं ये सबको पता है जो पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन सी तरह के क्वेश्चन हैं बच्चों को ये भी पता है, बट अक्सर डाउट दिमाग में आते हैं कि मैम इतना अच्छा एग्ज़ाम हुआ, पेपर इतना इजी था, तैयारी भी बहुत अच्छी थी, स्कोर फिर नहीं आया, अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगी कि कौन से क्वेश्चंस में कौन सी गलतियां आप कर रहे हो सकते हो जिस वजह से स्कोर नहीं आ रहा है। सो लेट्स बिगिन। पीटी के एग्ज़ाम में सबसे पहला मॉड्यूल आपका स्पीकिंग मॉड्यूल आता है। स्पीकिंग के अंडर आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन देनी होती है। अक्सर बच्चे ये पर्सनल इंट्रोडक्शन अवॉइड कर देते हैं ये सोच के कि इसका स्कोर तो मिलना नहीं है, तो इसको किया क्यों जाए। बच्चे प्लीज़ पर्सनल इंट्रोडक्शन को इग्नोर मत करिए, इसको स्किप मत करो। आप इनिशियली जब पेपर शुरू करते हो तो बच्चे को, हर किसी को थोड़ी बहुत एंग्जाइटी, थोड़ा सा फियर होता है एग्ज़ाम का, तो आप एक बार बोलना शुरू कर दोगे, आप अब ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाओगे, इसलिए पर्सनल इंट्रोडक्शन ज़रूर दें। नेक्स्ट बात आती है आपके स्कोर्ड क्वेश्चंस की। स्कोर्ड क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है रीड अलाउड। रीड अलाउड और शाउट में बहुत फ़र्क है। तो बच्चा ये सोचता है क्वेश्चन का नाम है अलाउड, मैं ज़ोर से बोलूँगा। जैसे डॉक्टर हर प्रॉब्लम के लिए अलग मेडिसिन देता है, वैसे ही हर बच्चे के लिए सुझाव अलग है। जिनकी आवाज़ ऑलरेडी एक पर्टिकुलर डिसेंट लेवल की है उनको चीखे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन बच्चों के लिए ये कहा जाता है कि जिनकी आवाज़ बहुत लो है, पिच बहुत ही लो है, कि आप थोड़ा ज़ोर से बोलें। जिनकी पिच नॉर्मल है, अगर वो बच्चे ओवर एंड एक्सेस हाई पिच में बोलते हैं, आवाज़ क्रैक करती है। दिस कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि आपका स्कोर रीडिंग में लैक हो रहा हो सकता है स्पीकिंग की वजह से। नेक्स्ट एरर जो रीड अलाउड में बोला जाता है, ब्रेक नहीं लगाना, बोलते जाओ, कंटिन्यूसली बोलते जाओ। और हम अक्सर बच्चों से सुनते हैं कि हमें ABC XYZ ने बताया है कि आपने बोलते रहना है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। बेटा ऐसे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पेस पे बोलना है, नेचुरल पेस होनी चाहिए। जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कहीं पे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे स्ट्रेस डालते हैं, पॉजेज लेते हैं, वैसे ही आपके रीड अलाउड होने चाहिए। बिना ब्रेक के चलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यस, आपकी फ्लुएंसी ज़रूर अच्छी होगी, बट काउंटर पार्ट आपकी जो प्रोनंसिएशन है वो सही नहीं जाएगी। लो प्रोनंसिएशन का जो आपका नुकसान है वो आपके कंटेंट के स्कोर पे जाता ही जाता है। और कंटेंट जैसे आपको पता है रीड अलाउड के केस में रीडिंग में मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत तेज़ बोल के या अननेसेसरी ऊंचा बोल के, स्क्रीम करके, शाउट करके, मैं अपनी स्पीकिंग का तो नहीं बट रीडिंग का डेफिनेटली काम खराब कर रही हूँ। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ योर रिपीट सेंटेंस। अगर ये कहा जाए कि जिनकी कमांड लैंग्वेज भी अच्छी है उनको 100% सेंटेंस हमेशा सुन जाता है और हमेशा याद भी रह जाता है, ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज कि आपको जितना भी कंटेंट सुनाई दिया है प्लीज़ उसको प्रेजेंट एक अच्छे तरीके से करें। घबराहट में या चीज़ को ख़त्म करने के केस में बच्चा इतनी जल्दी बोलता है, आपके वर्ड्स सॉफ्टवेयर कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाता। आप बोल ज़रूर रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बात हम भी मानते हैं, बट आप क्या बोल रहे हो, उसकी क्लैरिटी कितनी है, यानी कि प्रोनंसिएशन कुछ समझ आ रहा है कंप्यूटर को, इस चीज़ का नुकसान ज़रूर होता है। और रिपीट सेंटेंस के केस में स्कोर लैक करता है लिसनिंग में, क्योंकि कंटेंट का स्कोर लिसनिंग मॉड्यूल में कंट्रीब्यूट होता है। कमिंग ओवर टू योर डिस्क्राइब इमेजेस, अगर टेम्पलेट्स अच्छे हैं, वैलिड हैं, लॉजिकल हैं, तो इस क्वेश्चन में मुश्किल नहीं आती। एक मुश्किल जो मैंने एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर मैंने नोटिस की है वो ये है कि जब हमें कोई चीज़ बहुत आसान लगती है ना तो हम उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, बच्चे को लाइंस याद हैं, उसने टेम्पलेट्स मगअप किए हुए हैं,
अगेन सबसे बड़ा इशू, बच्चा स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। प्लीज़ रिमेंबर, टेम्पलेट हमारी रेफरेंस के लिए है, सॉफ्टवेयर के पास वो टेम्पलेट नहीं है। सॉफ्टवेयर ने वो रिकॉर्ड करना है जो आप बोल रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप आंसर खुद क्रिएट कर रहे हो या आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो। अगर आप अननेसेसरी स्पीड पे बोलेंगे तो स्कोर माइनस होगा, डिडक्ट होगा। अच्छा बोलने के बाद भी अगर बोलने के बाद सामने वाले को समझ नहीं आया, सामने वाला इस केस में कौन है, सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर को समझ नहीं आया तो अच्छा बोलने का कोई फायदा नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीटेल लेक्चर। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, द स्पीकर सेड अबाउट, द स्पीकर सेड अबाउट, द स्पीकर सेड अबाउट, एक ही लाइन लिखी हुई है और उसके आगे कंटेंट चेंज करते जा रहे हो। प्लीज ब्रिंग अ लिटिल वैरायटी। अगर सेड अबाउट कह सकते हो तो टोल्ड भी कह सकते हो, डिस्कस्ड भी कह सकते हो, नरेटेड कह सकते हो, टॉक्ड अबाउट कह सकते हो। जितना ज़्यादा वैरायटी लाओगे कंटेंट में उतनी स्कोरिंग अच्छी होगी, स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग की भी। उन केसेस में स्पेशली जहाँ पे ऑडियो का लेंथ छोटा आ जाता है और बच्चे इतने ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं समझ पाते, वहाँ पे आई हैव सीन बच्चे अपनी जब शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस तो कहते हैं कि मैम हमें बताया गया था कि एक बार पूरा आंसर बोल के दोबारा से शुरू हो जाना है, फिर से पहली लाइन इंट्रोडक्शन से लेके फिर बोल देनी है, लेकिन 40th सेकेंड तक बोलते रहना है। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। पूरा कंटेंट रिपीट करने का आपको टेक्निकली कोई फायदा नहीं होने वाला पेपर में। एक अच्छा आंसर बोले, एवरेज स्पीड पे बोलो, स्क्रीम यानी कि शाउट नहीं करोगे, चिल्लाओगे नहीं। चाहे आंसर आपका 28-30 सेकेंड्स में ही खत्म हो, प्लीज वहीं खत्म कर दें। एक बात का ध्यान रखें जो सारी स्पीकिंग में वैलिड है, जैसे ही आंसर खत्म हो नेक्स्ट प्रेस कर दें। जैसे कि आपको पता है 3 सेकेंड्स एंड ऊपर का पॉज आपकी स्कोरिंग पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो चाहे वो पॉज शुरुआत में हो या एंड में, हमने वो पॉज अवॉइड करना है। स्पीकिंग का लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं मुझे आंसर आता हो, और हो सकता है आंसर आता भी हो लेकिन एकदम से सवाल पूछ लिया गया है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं। एक बात ध्यान रखें, आपने जवाब देना ज़रूर है। कई बार 2 ऑप्शंस आ जाती हैं, नहीं आ रहा आंसर या नहीं आ रहा, तो पॉज नहीं लोगे, आप दोनों ऑप्शंस बोल सकते हो। आंसर आता है तो ऑफ कोर्स बच्चा आंसर ही देगा और आराम से बोलेगा, लेकिन अगर आंसर नहीं आता, बिना कुछ बोले नेक्स्ट प्रेस नहीं करेंगे। माइक्रोफोन ऑन है, वी हैव टू स्पीक अप, हमें बोलना ही है। वर्स्ट कम वर्स्ट आप कहते हो कुछ भी नहीं समझ आया, ऑप्शंस भी नहीं आई, तो क्या किया जाए? क्वेश्चन के कीवर्ड सुनाई दिए हैं, उनको रिपीट करें। द पॉइंट इज 0 लेने से अच्छा है कुछ पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएं जो कि आपकी फ्लुएंसी और क्लियर प्रोनाउंसिएशन से आपको एटलीस्ट स्पीकिंग में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। सो ये कुछ बातें हैं जो आपने स्पीकिंग मॉड्यूल में खास करके ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका, समराइज रिटन टेक्स्ट। समरीज लिखनी है। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे, ये तो सबको पता है कि लाइंस को कनेक्टर्स की हेल्प से जोड़ना है। कॉमन मिस्टेक क्या है, वहाँ पे मेरा वर्ड काउंट पूरा होने लगता है, सेंटेंस पूरा फिट नहीं होता तो बच्चा रैंडमली किसी भी वर्ड के बाद फुल स्टॉप लगा देता है क्योंकि मेरी वर्ड काउंट पूरी होने वाली होती है। अगर इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखोगे तो ग्रामर पे स्कोर ऑब्वियस है डिडक्ट होगा। क्वेश्चन में से ही देख के आपने लाइंस पिक करनी है, मेन सेंटेंसेस पिक करने हैं, उसमें स्पेलिंग गलत होने के चांसेस तो नहीं होने चाहिए, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि बच्चा देख के भी स्पेलिंग गलत लिखे। अगर आपको खुद से सेंटेंस शॉर्ट करना नहीं आता या आपको नहीं पता कि एक लेंथी सेंटेंस में से कितना पोर्शन पिक करूं, तो सेंटेंस एज इट इज कंप्लीट पिक करिए। सिर्फ वो ही स्टूडेंट सेंटेंस को कट शॉर्ट करने का रिस्क लेंगे जिनको बेसिक ग्रामर की क्लैरिटी है या सेंटेंस वहां पे पढ़ के पता चल जाता है। अदरवाइज आधा आधा सेंटेंस लिख के कनेक्टर लगा के आप बिल्कुल मीनिंगलेस चीज बनाते हो, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होती है। यहां पे भी इतने इजी क्वेश्चन में स्कोर डिडक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एसे राइटिंग। टेम्पलेट्स हम सब फॉलो करते हैं, फिक्स पॉइंटर्स हैं। आई सजेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू यूज द फिक्स्ड पॉइंट्स। फिक्स पॉइंट्स क्या हैं जो हमने ब्लैंक्स फिल करने हैं, वो किन चीज़ों से करें?
हर स्टूडेंट का लेवल एक जैसा नहीं है, हर बच्चे की ग्रामर की नॉलेज भी अलग है, कमांड ओवर द लैंग्वेज डिफरेंट है। बजाय कि मैं वहाँ सोच सोच के लिखूँ, ग्रामेटिकली गलत लिखूँ या जो लैंग्वेज यूज़ करूँ वो एकेडमिक हो ही ना, उससे अच्छा है हम उन फिक्स्ड पॉइंट्स की हेल्प लें जो हम आपको प्रेजेंट कराते हैं, जो हमको दिए जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस केस में कौन से पॉइंटर्स यूज़ हो जाएंगे। फिर इससे आपको कहीं से भी आए कोई भी टॉपिक हो, आई एम 100% श्योर आप उसे बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। 15 पॉइंट्स में से 15 स्कोर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इससे में ध्यान क्या रखना है, जो पॉइंटर्स हैं यूज़ करें तो फिक्स्ड करें ताकि ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, और प्रूफ रीडिंग ज़रूर करें। पंक्चुएशन मार्क्स के बाद स्पेस नहीं देना, पैराग्राफ्स के बाद मल्टीपल एंटर्स दबा देना, ये सारे आपके राइटिंग के एरर्स गिने जाते हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल खत्म होने के बाद नेक्स्ट आता है हमारा रीडिंग मॉड्यूल। रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स में जो सबसे कॉमन एरर देखा गया है, बच्चा पैराग्राफ पढ़ता ही नहीं है, सीधा ब्लैंक पे क्लिक करा, चारों ऑप्शंस देखी और फिर जहां तक ब्लैंक है उससे पहले की लाइन पढ़ी बस। बेटे एक पैसेज का आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कॉन्टेक्स्ट है क्या, पैराग्राफ किस बारे में है। हर वर्ड का मीनिंग किसी को भी नहीं आता होगा। फ़र्क क्या है, अगर मैं थोड़ी सी स्मार्टली एक्ट करूं, थोड़ा समझदारी से काम लूं, तो मैं पैराग्राफ को पढ़ के उसका एक रफ आइडिया ज़रूर लगा सकती हूँ पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद जो हम ग्रामर रूल्स आप लोगों को लिखवाते हैं, उन ग्रामर रूल्स की हेल्प से आपके ब्लैंक्स डेफिनेटली फिट होंगे। दो मेन चीज़ें हैं, मीनिंग आता हो या ग्रामर आती हो। अगर मीनिंग नहीं आता तो ग्रामर और कॉलोकेशंस डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और अगर दोनों चीज़ें आती हैं तो फिट करके बच्चे को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये सही है या नहीं है। गलती ये बिल्कुल मत करना कि ब्लैंक तक सिर्फ उतना ही रीड करो। जहाँ ब्लैंक है वो सेंटेंस पूरा रीड करने से ही आधी से ज़्यादा बार आपको मीनिंग यानी कि कॉन्टेक्स्ट प्लस ग्रामर का पता चल जाता है कि कौन सा टेंस चल रहा है, कहाँ पे ईडी लगेगा, कहाँ आईएनजी लगना है, अ के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है, एन के साथ वॉल साउंड्स वाले वर्ड्स लगते हैं, इन कहाँ लगना है, डेट्स के साथ कि मंथ्स के साथ। ये बेसिक्स हैं जो क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स। इस क्वेश्चन के केस में बच्चे अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो ओवर अटेम्प्ट की गलती मत करना। अगर नहीं श्योर या टाइम लग रहा है कि रिस्ट्रेंट हो रहा है, टाइम कम है, तो एक करेक्ट आंसर जिस पे आप 100% श्योर हैं उस पे ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ओवर अटेम्प्ट करते हो तो जहाँ पे मेरे 2 या 3 पॉइंट्स आ सकते हैं वहीं मेरे जो सही हैं वो गलत होके नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर्स में नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रीऑर्डर पैराग्राफ्स। अगेन आई हैव नोटिस स्टूडेंट्स कि वो पूरे सारे पॉइंटर्स को बार बार रीड करते रहते हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा होता। बजाय कि सारे सेंटेंसेस इकट्ठे रीड करने के लुक फॉर द क्लूज, क्लू ढूंढो कि कौन सा पहला सेंटेंस हो ही नहीं सकता, कौन सी रेफरेंसेस यूज़ की हुई हैं, प्रोनाउंस यूज़ किए हुए जिनके बारे में सेंटेंस में खुद आंसर नहीं दिया हुआ। तो बजाय कि 4 या 5 सेंटेंसेस टाइम एंड अगेन पढ़ के मैं अपना टाइम खराब करूं, मैं कोई भी 2-2 करके सेंटेंसेस पढ़ूंगी ताकि मैं पेयरिंग कर सकूं। स्कोर सारा का सारा पेयरिंग पे डिपेंड करता है। अगर सीक्वेंस बाय चांस ऊपर नीचे हो भी गई लेकिन पेयर सही बनेंगे तो स्कोर आएगा ही आएगा। टाइम सेव होगा प्लस रीडिंग ब्लैंक्स के लिए भी टाइम बचा पाओगे, क्योंकि 4th क्वेश्चन जो रीऑर्डर के बाद आना है वो है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स दिए होंगे, एवरेज 4 to 5 ब्लैंक्स आते हैं एक पैराग्राफ में, और नीचे कॉमन वर्ड्स दिए होंगे। आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कौन सा वर्ड कौन से ब्लैंक में फिट होता है ये आपने डिसाइड करना है। अगेन यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स की तरह कॉलोकेशंस और ग्रामर का ध्यान ज़रूर रखेंगे। कॉन्टेक्स्ट कैसे पता चलेगा? सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ पढ़ के। ब्लैंक्स में सीधा उठा के रखा और फिर देखा ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। देखो कोई कॉलोकेटेड आंसर्स तो नहीं है। अगर आप वर्ड्स में कंफ्यूज हो भी
तो ग्रामर की हेल्प लो, ग्रामर की हेल्प से ज़रूर पता चल जाएगा। रूल्स जो लिखवाए जाते हैं उनको अच्छे से याद करें और उनको अप्लाई करो। दिमाग में तो है, अप्लाई करना भी तो आना चाहिए कि इस रूल को यूज़ कैसे करना है। लास्ट आपके रीडिंग मॉड्यूल का क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। सिंगल आंसर मतलब एक ही आंसर सेलेक्ट करना है। बहुत ज़्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि स्कोप एक ही पॉइंट का है। पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लें ताकि पता हो पैसेज में ढूंढ क्या रहे हो। बच्चा पैराग्राफ पढ़ता रहता है और नीचे ऑप्शंस के साथ मैच करता रहता है और जो ऑप्शन सेम मिलती है उसको सेलेक्ट कर देता है, क्लिक कर देता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा है? बिना क्वेश्चन पढ़े आपको क्या पता वो ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ मेंशन्ड है या ये पूछ रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। क्वेश्चन पढ़े बिना आंसर देने का कोई पॉइंट नहीं है। इसलिए जो आप लोग ABCD ऑप्शंस को सीधा पैसेज में ढूंढते रहते हो, वो करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो आपका लास्ट मॉड्यूल है वो है लिसनिंग। टोटल 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। 8 में से सबसे पहला क्वेश्चन है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। एग्जाम में आपको 1 या 2 समरीज आएंगी। एक समरी के लिए 10 मिनट मिलते हैं और अक्सर बच्चों को इसमें मुश्किल नहीं आती। इस क्वेश्चन में मुश्किल क्या है कि फ्रेजेस नहीं सुन पाते हैं और सिर्फ कीवर्ड्स पे रह जाते हैं। अब बेटे अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और आपको गाइडेंस सही मिले तो मैं कीवर्ड्स को सेंटेंस में बड़े आराम से बदल सकती हूँ। कोई भी 2-3 कीवर्ड्स हो उनको अपने हिसाब से ग्रामेटिकली सही करके जोड़ने की कोशिश करो। और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं कह रही मैं कि बहुत हाई फाई वोकैबुलरी चाहिए। बहुत सिंपल वोकैबुलरी। मे बी इफ़ वी टेक अप एन एग्जाम्पल, इट सेज, यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, बार के नीचे आपको दिख रहा है, डाउनलोड एंड साइन अप फॉर फ्री मटेरियल इन कोर्स, ये लिखा हुआ है। अब जब मेरे को ऑडियो चलती है समरी की तो ऑब्वियसली पूरा पैसेज सुनाई देगा, एटलीस्ट 30-35 सेकेंड्स का तो होता ही है। उनमें से मेरे पास वर्ड्स आ गए से डाउनलोड, कोर्स, मटेरियल। 3 वर्ड्स मैंने कैच कर लिए, डाउनलोड, कोर्स और मटेरियल। अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम सेंटेंसेस सुनने नहीं चाहते। अगर सेंटेंस सुनने पे लगते हैं तो आगे का ऑडियो मिस हो जाता है, जो कि और ज़्यादा नुकसान है क्योंकि कीवर्ड्स फिर बहुत कम रह जाते हैं। क्या मैं इसको अपनी सेंस से, अपनी कॉमन सेंस से, बेसिक ग्रामर से सही कर सकती हूँ? स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड कोर्स मटेरियल। स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड कोर्स मटेरियल। अब बच्चे की ही बात हो रही है, बच्चे के काम की चीज़ है, तो मैंने स्टूडेंट्स कैन लगा दिया, डाउनलोड कोर्स मटेरियल। बजाय कि हम हमेशा यही तरीका अपनाएं, कॉमा लगाया, एंड लगाया और जोड़ दिया, अपने आंसर को क्वालिटी वाइज इंप्रूव करो। इसको बजाय कि अलग अलग कीवर्ड्स के हम एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश करेंगे, यानी कि मैं अपने कीवर्ड्स को खुद ही फ्रेज बना के यूज़ कर रही हूँ। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपके पास टाइम होता है ये करने का, और बच्चा क्या करता है, टेम्पलेट ही इतना ज़्यादा याद करके जाता है कि कंटेंट का स्कोप ही बहुत कम रह जाए। ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। आई एग्री आपको कम से कम 50 वर्ड्स लिखने हैं, बट टेम्पलेट तो ना 65 वर्ड्स का याद करके जाओ। 50 to 70 की वर्ड लिमिट है। आप कहते हो 65 वर्ड्स तो मैम हमें पहले ही तैयार है, 4-5 वर्ड लिखने हैं। राइटिंग में स्कोर आ जाएगा बेटे, इतने कम कंटेंट से लिसनिंग में अच्छा स्कोर नहीं आता। बजाय कि 100% टेम्पलेट पे डिपेंड होने के, समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में खास करके कंटेंट को ऐड करें। 3 अलग अलग अक्षर भी सुने फिर भी वो फ्रेज में बदले गए। इसको दूसरी तरह भी कर सकती हूँ, कोर्स मटेरियल कैन बी डाउनलोडेड। तरीका तो मेरा अपना है। एक हमने कहा था स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड कोर्स मटेरियल, दूसरा मैंने कहा कोर्स मटेरियल कैन बी डाउनलोडेड। सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस मीनिंगफुल, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए।
कैन डाउनलोड, इज यूजफुल, स्टूडेंट्स कैन, ये कौन सा बहुत बहुत ज़्यादा कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड वर्ड्स हैं जो हमें नहीं आ सकते। द प्रॉब्लम इज हम कोशिश ही नहीं करते और हमने यही तरीका अपनाया हुआ है, कॉमा 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 एंड लास्ट कीवर्ड, खत्म। और उसमें भी बच्चे अपने आप को 4 से 5 कीवर्ड्स पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करो। ऑडियो सबको सुनाई देती है, इक्विवेलेंट सुनाई देती है, कभी 1-2 कीवर्ड्स कम ज़्यादा ज़रूर हो सकते हैं, बट अगर तरीका आता है यूज़ करने का तो आंसर क्वालिटेटिव बनेगा, आंसर अच्छा ही बनेगा। समराइज स्पोकन के बाद जो 10 मिनट्स इसके ईच मिलने हैं, उसके बाद आपका टोटल टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि किन क्वेश्चंस पे टाइम लगाना है और किन पे नहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न ध्यान में रख के ही करते हो। यहाँ पे भी टाइम की इन्वेस्टमेंट उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा होनी चाहिए जहाँ पे स्कोर ज़्यादा है। समराइज स्पोकन के बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है मल्टीपल चॉइस, चूज मल्टीपल आंसर्स। अगेन ध्यान रखिएगा, नेगेटिव स्कोरिंग इस क्वेश्चन में है। ऑडियो चलते चलते साथ साथ ऑप्शंस को रीड करते रहो और जो बेस्ट ऑप्शन रिलेट कर पाते हो वो मार्क करो। आई वुड सजेस्ट rather than spending 30 seconds और 1 minute on this question, आप ऑडियो के चलते ही कोशिश करें, या ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो खत्म होने के बाद 10 सेकंड लगा सकते हो मैक्सिमम। अगर नहीं श्योर तो एक ही आंसर पे रिस्ट्रिक्ट होंगे, ओवर अटेम्प्ट नहीं करोगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद जो क्वेश्चन है लिसनिंग के फिलअप्स, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्कोर देता है लिसनिंग प्लस राइटिंग को। इसमें सबसे कॉमन गलती, हमें एस नहीं सुनता, हमें ईडी नहीं पता चलता। वर्ड तो सुनाई दे गया, ये नहीं पता चला उसने एस बोला था, प्लूरल फॉर्म बोली थी, पास्ट बोला था, आईएनजी सुनना रह गया। बेटे आई कैन एग्री कि मेरे को सुनने में गलती हो जाए, बट क्या मैं वो वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स के बॉक्स में फिल करके उसको रीड करके देख सकती हूँ सेंटेंस को? जब मुझे पता है ये क्वेश्चन अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन है तो क्यों नहीं करूँगी? आप लोग सिर्फ फिलअप्स भरते हो, नेक्स्ट कर देते हो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। कहीं पे डाउट आता है आपको, चाहे सिंगुलर प्लूरल का हो, कंटिन्यूस फॉर्म का हो, पास्ट टेंस का हो, प्लीज उसको ब्लैंक में फिल करके वो सेंटेंस रीड करके देखो। कई बार इतने कॉमन हिंट्स दिए होते हैं, इज आर के, हैज हैव के, हैड के, तो पढ़ते ही पता चल जाता है एक्टिव पैसिव में कि इसमें आईएनजी लगना है, ईडी लगना है, सिंगुलर आना है कि प्लूरल आना है। बट हमें क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है। हमको क्या होता है, फटाफट ब्लैंक में भरा वर्ड और नेक्स्ट पे मूव ऑन करें। आफ्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा हाईलाइट करेक्ट समरी। अगेन ये तो बिल्कुल ही ना स्पेक्यूलेशंस पे है, तुक्के पे चलते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस 4 में से तो ऑलमोस्ट लगती सही है। सिर्फ एक माइन्यूट चीज का ध्यान रखें, चाहे तो इस क्वेश्चन में नोट्स बना सकते हो, कीवर्ड्स नोट कर सकते हो, क्योंकि सारा ऑडियो याद नहीं रहता। कैसे हेल्प करेंगे कीवर्ड्स? आप जो भी आपने कीवर्ड नोट करे हैं ऑप्शन को उसके अगेंस्ट रिलेट करके देखो। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं कही हुई थी, मेरे नोट्स में नहीं है और वहां लिखी हुई है, तो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी 2-3 क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस होंगे उनमें फर्क बहुत कम होगा। ऑलमोस्ट सारी बात सेम की होती है, एक आधा पॉइंट डिफरेंस दे देते हैं, एक्स्ट्रा दे देते हैं या मिस कर देते हैं। तो हमने उन्हीं को रूल आउट करना है कि किसमें एक्स्ट्रा लिख दिया है जो बोला नहीं गया, या पॉइंट बोला था बहुत जरूरी था, ऑडियो उसी बारे में थी और वो बात ही नहीं बोली, बाकी सारी बातें बोली हुई हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा आई वुड नॉट से कि इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है। सिंगल और मल्टीपल आंसर्स की तरह इसको भी हमने 10 to 15 सेकेंड्स में वाइंड अप कर देना है। जो ऑप्शन समझ आती है उसको क्लिक करके उसको आप मार्क कर दोगे। नेक्स्ट अगेन आपका सिंगल आंसर है। सिंगल आंसर के केस में भी क्वेश्चन पढ़ें, जब ऑडियो शुरू होती है उससे पहले प्रिपरेशन टाइम में फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लो, ताकि पता चले ऑडियो सुन किस लिए रहे हैं। ये तो पता होना चाहिए ना, सुनना तो सब कुछ है, क्या ढूंढ ले किन्हें सुनना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। ऑडियो चलती है, लास्ट में बीप होता है, और सबसे कॉमन एरर
जो वर्ड सुना होता है अगर वो ऑप्शन में दिया हो, बच्चा हमेशा उसी को आंसर मार्क करता है कि उसने डे बोला और नीचे डे लिखा हुआ है, मार्क कर दो। इस क्वेश्चन में आपको पैसेज को, लिसनिंग का जो आपको क्वेश्चन आएगा उसको समझना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि उसने डे बोला और डे लिखा हुआ है तो वही आंसर होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसके बाद जो है क्वेश्चन 7th, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। ऑडियो और टेक्स्ट एक जैसा है, कुछ वर्ड्स अलग हैं। गलती, मुझे लगा था ये बोल रहा है इसीलिए मैंने मार्क कर दिया। आंसर मेरे को लगने से नहीं होगा। अगर आप 100% श्योर हैं तो ही आंसर मार्क करोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। क्योंकि अगर बच्चा एक वर्ड पे स्टिक कर जाता है तो ऑडियो तो आगे चलती जाएगी और उसके बाद ऑडियो के साथ रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने एक गलती बिल्कुल नहीं करनी कि कहीं कंफ्यूजन होगी वहीं रुक गए, उसको पढ़ के देखोगे, पढ़ के क्या पता चलेगा, वर्ड तो मिस हो चुका। हमने क्या करना है, टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो चलानी है। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका डिक्टेशन। एक्सक्यूज मी। कॉमन एरर, एंड द, इज, ऑन, ऑफ, सब कुछ लिख देना लास्ट में। ये करने की बजाय अच्छा ऑप्शन क्या है, और ये करते करते बच्चा टाइम भी बहुत खराब कर जाता है। उससे बेटर ऑप्शन है, जैसे यही एग्जाम्पल लेते हैं, ये वर्ड्स हमने लिखे थे और मैंने आपको कहा था कि मैं इसको खुद से शक्ल ठीक कर दूं। शक्ल ठीक करने का मतलब ग्रामर ठीक करना है, सेंटेंस बन सकता है। पहले भी ऑप्शन डिस्कस की थी समराइज स्पोकन के केस में। अभी भी मैं यही कह रही हूँ, बजाय कि मैं इन 3 वर्ड्स को बिल्कुल एक दूसरे के साथ लिख के स्टूडेंट्स की ऑप्शंस जैसे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, डाउनलोड कोर्स मटेरियल एंड इज, ऑन, अपॉन, फॉर, ऑफ, कुछ भी लिखते जाएंगे। डज दिस रियली मेक सेंस? दूसरा, आप ये जो गेस वर्क पे चलते हो और सब ऐड कर देते हो कि शायद कुछ तुक्का लग जाए और एक आधा पॉइंट और आ जाए, आप इसका पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब कर रहे हो। रादर देन डूइंग दिस, गो इन फॉर अ गुड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। एडिशंस यहां पे भी कर रहे हो, एडिशंस यहां पे भी कर रहे हो। यहाँ पे लॉजिकलेस एडिशंस है, यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो। कीवर्ड्स वही हैं जो है, सिर्फ प्रेजेंटेशन ज़्यादा रिफाइंड है। आई होप आप ये क्विक टिप्स जो है उनको ध्यान में रखोगे, और जो भी बच्चे चाहे वो फर्स्ट टाइमर्स हैं या रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, पेस कंट्रोल करके चलना और वॉइस नॉर्मल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर योर स्पीकिंग बट डेफिनेटली फॉर योर रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल. So I wish you all the very good luck and may you all succeed in your ventures. Good luck. Thank you.